आज के इस लेक्चर में हम अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण का एवं नियंत्रण तथा संतुलन सिद्धांत के बारे में बात करेंगे। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया है। अमेरिकी संविधान निर्माता सीमित शासन के पक्षधर थे तथा वह चाहते थे कि नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहे। इसलिए उनके द्वारा अमेरिका के संविधान का निर्माण करते समय शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का ध्यान रखा गया। शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का राजनीति विज्ञान में मॉन्टेस्क्यू ने प्रतिपादन करा। मॉन्टेस्क्यू के अनुसार सरकार के तीन जो विभिन्न अंग हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के द्वारा अपने क्षेत्र में अलग अलग रहते हुए अपनी शक्तियों का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि यदि शासन की इन दो या तीनों शक्तियों का प्रयोग एक या एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया जाएगा तो इन शक्तियों का दुरुपयोग हो सकता है या वे व्यक्ति या व्यक्ति समूह अत्याचारी हो सकता है, क्योंकि उनका ये मानना था कि अधिक शक्तियाँ व्यक्ति को भ्रष्ट करती हैं। इसलिए मॉन्टेस्क्यू का मानना था कि शासन के जो तीनों अंग अलग अलग होने चाहिए, उनकी शक्तियाँ अलग अलग होनी चाहिए और तीनों अंगों को अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होना चाहिए और उनका कार्यक्षेत्र सीमित होना चाहिए। उनके द्वारा एक दूसरे के कार्य को प्रभावित करने या नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं की जानी चाहिए। अमेरिका के संविधान निर्माता क्योंकि मॉन्टेस्क्यू के शक्ति विभाजन सिद्धांत से बहुत प्रभावित थे, इसलिए अमेरिका के संविधान निर्मित करते समय मॉन्टेस्क्यू के शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का कहीं ना कहीं प्रभाव देखने को मिलता है। यद्यपि अमेरिका के संविधान में स्पष्ट रूप से कहीं भी शक्ति पृथक्करण के विभाजन सिद्धांत का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन यदि हम अमेरिका के संविधान को देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ के संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया है। वहाँ के संविधान के तीन जो अनुच्छेद हैं उनसे यह स्पष्ट है कि वहाँ पर का संविधान शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। पहला, वहाँ पर व्यवस्थापन से संबंधित शक्ति कांग्रेस में निहित की गई है अनुच्छेद 1 के अनुसार। अनुच्छेद 2 के अनुसार समस्त कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है और अनुच्छेद 3 के अनुसार समस्त न्यायिक शक्ति सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य अधीनस्थ न्यायालयों में निहित होगी। यदि हम अमेरिका के संविधान के इन अनुच्छेदों को देखें तो यह स्पष्ट है कि इन तीनों अनुच्छेदों द्वारा तीनों प्रकार की शक्तियों को तीन विभिन्न अंगों में स्थापित किया गया है और वहाँ ये सिद्धांत में नहीं, व्यवहार में भी उनके अनुसार इन तीनों अंगों की जो शक्तियाँ हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लेख इन तीनों अनुच्छेद में मिलता है। इसके अलावा वहाँ पर जो इन तीनों अंगों से संबंधित जो विभिन्न प्रावधान किए गए हैं उनमें भी शक्ति विभाजन के सिद्धांत को हम पाते हैं। पहला है, सरकार के तीनों अंगों के सदस्यों के चयन की प्रक्रिया भिन्न भिन्न होना। अमेरिका में सरकार के तीन अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के जो सदस्य हैं उनके चयन की वहाँ के संविधान में प्रक्रिया अलग अलग अपनाई गई है। जैसे कि कांग्रेस के 2 सदन, सीनेट और प्रतिनिधि सभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। कार्यपालिका अर्थात राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है
और न्यायपालिका के सदस्य अर्थात न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, जिसकी पुष्टि सीनेट के द्वारा की जाती है। इस प्रकार यदि हम देखें तो अमेरिका में सरकार के इन तीनों अंगों के लिए अलग अलग चयन की प्रक्रिया अपनाई गई है: प्रत्यक्ष निर्वाचन, अप्रत्यक्ष निर्वाचन और मनोनयन की पद्धति। दूसरा है एक समय में सरकार के किसी एक अंग की सदस्यता का प्रावधान। अमेरिका में क्योंकि शक्ति विभाजन के सिद्धांत पर बल दिया गया है, इसलिए वहाँ आदेशात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है और कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका की सदस्यता भी अलग अलग रखी गई है। कांग्रेस का कोई भी सदस्य कार्यपालिका का सदस्य या न्यायपालिका का सदस्य नहीं हो सकता। राष्ट्रपति या मंत्रिपरिषद के सदस्य व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस के दोनों सदनों के सदस्य नहीं हो सकते। न्यायाधीश कांग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता, न ही राष्ट्रपति के उसमें हो सकता है। तीनों एक समय में कोई भी व्यक्ति किसी एक अंग की ही सदस्यता ग्रहण कर सकता है। यदि कांग्रेस का कोई सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य अथवा न्यायाधीश के पद पर नियुक्त हो जाता है तो उसे कांग्रेस की सदस्यता त्यागनी होती है। तो अमेरिका में कार्यपालिका का सदस्य व्यवस्थापिका और न्यायपालिका का सदस्य नहीं हो सकता। व्यवस्थापिका का सदस्य कार्यपालिका और न्यायपालिका का सदस्य एक ही समय में नहीं हो सकता। तो इस तरह से तीनों अंगों की जो सदस्यता है वो अलग अलग होती है। तीसरी शक्ति विभाजन सिद्धांत का जो प्रभाव हम अमेरिका के संविधान में देखते हैं वो यह है कि सरकार के जो विभिन्न अंग हैं उनका कार्यकाल अलग अलग है। हम उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं, वहाँ पर व्यवस्थापिका के रूप में कांग्रेस है। कांग्रेस के 2 सदन हैं, प्रतिनिधि सभा और सीनेट। प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 साल है, सीनेट का कार्यकाल 6 वर्ष है। कार्यपालिका के रूप में हम राष्ट्रपति की बात करते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष है और न्यायपालिका में न्यायाधीशों का कार्यकाल जीवन पर्यंत है, वो सदाचार पर्यंत अपने पद पर रह सकते हैं। तो इस तरह से यह हम देखें तो व्यवस्थापिका अर्थात कांग्रेस, राष्ट्रपति और न्यायाधीश का कार्यकाल अलग अलग है और उनके कार्यकाल की निश्चितता है। राष्ट्रपति को उसके पद से महाभियोग के अलावा किसी और तरीके से हटाया नहीं जा सकता। इसी तरह से जैसे कि ब्रिटेन में सम्राट को लोक सदन को भंग करने का अधिकार है या भारत में राष्ट्रपति को लोकसभा को भंग करने का अधिकार है, उस तरह से अमेरिका में व्यवस्था नहीं है। राष्ट्रपति कांग्रेस के किसी भी सदन को भंग नहीं कर सकता। कांग्रेस का कार्यकाल निश्चित है और उससे पूर्व उसके सदस्यों को नहीं हटाया जा सकता। इसी तरह से न्यायाधीशों का कार्यकाल भी निश्चित है, उनका कार्यकाल जीवन पर्यंत है। उन्हें केवल महाअभियोग की प्रक्रिया के द्वारा कांग्रेस के द्वारा हटाया जा सकता है, लेकिन महाअभियोग की प्रक्रिया काफ़ी जटिल है। तो तीनों अंगों का कार्यकाल भी अलग अलग है और तीनों अंगों की कार्यकाल की निश्चितता भी है। शक्ति विभाजन के सिद्धांत का चौथा जो अमेरिका के संविधान में है वो विभिन्न अंगों के उत्तरदायित्व के संबंध में भिन्नता। संविधान के द्वारा, क्योंकि हमने देखा है कि तीनों के चयन की प्रक्रिया अलग अलग है, संविधान सभा प्रतिनिधि सभा के जो सदस्य हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं और वो अपने ज़िले का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीनेट के सदस्य जनता के द्वारा चुने जाते हैं और वो अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और वो संपूर्ण राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है और राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, लेकिन न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो यदि हम इन विभिन्न अंगों के उत्तरदायित्व को देखें तो राष्ट्रपति संपूर्ण राष्ट्र के प्रति उत्तरदायी होता है, कांग्रेस सीनेट के सदस्य अपने राज्यों के प्रति उत्तरदायी होते हैं और न्यायाधीश संविधान के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस तरह से यदि हम देखें तो अमेरिकी संविधान
के अंतर्गत शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को इन विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से अपनाया गया है। संविधान में शासन की जो विभिन्न शक्तियां हैं उनके प्रयोग के लिए अलग अलग संस्थाएं और पदाधिकारियों की व्यवस्था की गई है। अलग अलग संस्थाओं के रूप में, जैसे कि कांग्रेस है, न्यायपालिका है और राष्ट्रपति की करी गई है। ये जो शासन के तीनों अंग हैं, राष्ट्रपति, कांग्रेस और न्यायाधीश, ये अपनी शक्तियां संविधान के द्वारा प्राप्त करते हैं। सभी अपने क्षेत्र में काफ़ी कुछ हद तक स्वतंत्र हैं और कोई भी अंग एक दूसरे की स्वतंत्रता में बाधित नहीं होता है, और यही शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का मूल आधार है, जो कि अमेरिकी संविधान में पाया जाता है। अमेरिका में न्यायपालिका भी शक्ति विभाजन के इस सिद्धांत का पालन करवाने के लिए सदैव तत्पर रही है, और समय समय पर सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उसमें शक्ति विभाजन के संविधान को अमेरिका के संविधान का एक मुख्य आधार माना गया है। और जिस तरह से कि हम देख सकते हैं, किलवॉन बनाम थॉम्सन के विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अमेरिकी संविधान का एक प्रमुख लक्षण माना है। इस तरह से हमारे यहाँ अमेरिकी संविधान में शक्ति विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया है। यद्यपि अमेरिकी संविधान में वहाँ के संविधान निर्माताओं ने शक्ति विभाजन के सिद्धांत को व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपनाया, लेकिन शक्ति विभाजन की अपनी कुछ सीमाएं भी हैं, और शासन को सही ढंग से चलाने के लिए ज़रूरी है कि शासन के विभिन्न अंगों के मध्य कुछ ना कुछ संबंध होना चाहिए, जिससे कि शासन सही ढंग से चल सके। इसलिए अमेरिका के संविधान में शक्ति विभाजन के साथ साथ नियंत्रण तथा संतुलन को भी अपनाया गया है। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत से तात्पर्य यह है कि शासन के जो विभिन्न अंग हैं वो एक दूसरे की शक्तियों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि शक्तियों का संतुलन स्थापित हो जाए। क्योंकि संविधान निर्माताओं का ये मानना था कि सरकार के अंगों को यदि आपस में बिल्कुल अलग अलग कर दिया जाए और स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वो अपने क्षेत्र में रहते हुए अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो दूसरे अंग हैं वो उनकी शक्तियों को कुछ ना कुछ मात्रा में सीमित करें, जिससे कि संविधानवादी शासन की स्थापना हो सके और नागरिकों की स्वतंत्रता को कोई नुकसान ना पहुंच सके। इसलिए वहाँ के संविधान के द्वारा नियंत्रण एवं संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है, और इसके अंतर्गत ऐसी व्यवस्था की गई है कि कोई एक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित करता रहे और ऐसा शक्ति संतुलन स्थापित हो जाए कि कोई भी अंग बहुत शक्तिशाली नहीं हो। अमेरिका के संविधान में नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को अपनाने से के कारण यह किया गया कि सरकार के एक अंग पर अन्य दो अंगों के द्वारा नियंत्रण रखा जाए और इस तरह से संतुलन स्थापित किया जाए कि कोई भी अंग बहुत शक्तिशाली ना हो जाए। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को कांग्रेस और राष्ट्रपति के आपसी संबंधों में प्रमुखता के साथ अपनाया गया है और न्यायपालिका के संबंध में यह सीमित रूप से अपनाया गया है। अमेरिका के संवैधानिक व्यवस्था में नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था के लिए निम्न चीज़ें अपनाई गई हैं। पहला है कांग्रेस की शक्ति पर कार्यपालिका तथा न्यायपालिका का आंशिक नियंत्रण। संविधान के द्वारा कानून निर्माण की जो शक्ति है वो कांग्रेस में निहित की गई है और कांग्रेस की इस शक्ति में कोई और भागीदार नहीं है, लेकिन कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर
कुछ प्रतिबंध है। कांग्रेस के द्वारा जो कोई भी विधेयक पारित होकर कानून का रूप तभी ग्रहण करता है जबकि राष्ट्रपति उस पर अपनी सहमति दे दे। राष्ट्रपति राष्ट्रपति यदि उस पर अपनी सहमति नहीं देता तो कांग्रेस उसे पुनः पारित कर देती है और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस पर अपनी सहमति देनी पड़ती है। इस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति को विलंबकारी निषेधाधिकार प्राप्त है और जेबी निषेधाधिकार प्राप्त है। जेबी निषेधाधिकार के अंतर्गत वो किसी विधेयक पर अपनी कोई अनुमति भी नहीं दे और उसे अपने पास पड़ा रहने दे। इस तरह से विलंबकारी निषेधाधिकार और जेबी निषेधाधिकार के द्वारा राष्ट्रपति कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति पर नियंत्रण लगाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति कुछ अन्य साधनों के द्वारा भी कांग्रेस की कानून निर्माण की शक्ति को प्रभावित करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस को संदेश भेजा जा सकता है कि वो इस विषय पर राष्ट्र के लिए आवश्यक कानून का निर्माण करे, या वो कांग्रेस के सदस्यों से अनुग्रह कर सकता है या राष्ट्र के नाम अपील भेज सकता है। और इस तरह से, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्र का नायक होता है, इस तरह से जब उसके द्वारा कोई अपील की जाती है या अनुग्रह किया जाता है तो वो भी कांग्रेस के कानून निर्माण के कार्य को प्रभावित करता है। कांग्रेस के कानून निर्माण की शक्ति पर दूसरा नियंत्रण सर्वोच्च न्यायालय का है। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कांग्रेस के द्वारा पारित कानूनों की इस आधार पर जांच कर सकती है कि वो संविधान के अनुकूल है या प्रतिकूल, और यदि वो संविधान के प्रतिकूल हैं तो सर्वोच्च न्यायालय उनको अवैध घोषित कर सकता है। इस तरह से अपनी न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय कांग्रेस के कानून निर्माण की शक्ति को प्रभावित करने का कार्य करता है। दूसरा है राष्ट्रपति की शक्ति पर नियंत्रण। अमेरिका के संविधान के द्वारा कार्यपालिका संबंधी शक्ति राष्ट्रपति में निहित की गई है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया जा सके, इसलिए राष्ट्रपति की इन शक्तियों पर कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय दोनों के द्वारा कुछ नियंत्रण रखा जाता है। सबसे पहले बजट राष्ट्रपति के द्वारा कांग्रेस में प्रस्तुत किया जाता है और कांग्रेस के पास अधिकार है कि वो बजट को पारित करे या नहीं करे या उसमें कोई संशोधन कर सकती है, और इस तरह से अपने इस वित्तीय अधिकार के द्वारा कांग्रेस राष्ट्रपति के ऊपर नियंत्रण लगाने का कार्य करती है। दूसरा, राष्ट्रपति के द्वारा जो भी विभिन्न देशों के साथ जो समझौते संधियां की जाती हैं उनके संबंध में यह आवश्यक है कि उनकी पुष्टि सीनेट के द्वारा होनी चाहिए। इसी तरह से राष्ट्रपति के द्वारा युद्ध की जो घोषणा की जाती है उसकी पुष्टि भी कांग्रेस के द्वारा होनी चाहिए। तीसरा, राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाती हैं उनके संबंध में भी जरूरी है कि उनकी पुष्टि सीनेट के द्वारा होनी चाहिए। इस तरह से राष्ट्रपति की युद्ध संबंधी घोषणा वाली शक्ति, संधियों के दूसरे राष्ट्रों के साथ संधियों करने संबंधी शक्ति और नियुक्ति संबंधी शक्तियों पर कांग्रेस नियंत्रण लगाने का कार्य करती है। इसी तरह से कांग्रेस के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है और राष्ट्रपति की शक्ति को न्यायपालिका के द्वारा भी नियंत्रित किया जाता है। न्यायपालिका राष्ट्रपति के द्वारा किए गए कार्यों की जांच इस आधार पर कर सकती है कि वो संविधान के अनुकूल हैं या नहीं। यदि वो संविधान के प्रतिकूल पाए जाते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति के ऐसे कार्यों को अवैध घोषित कर सकता है। नियंत्रण और संतुलन का तीसरा उदाहरण न्यायपालिका के संदर्भ में न्यायपालिका की शक्ति पर भी आंशिक नियंत्रण रखा जाता है। न्यायपालिका पर कार्यपालिका व्यवस्था के द्वारा सीमित नियंत्रण रखा जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है जिस पर कि सीनेट की सहमति जरूरी है।
तो न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति और सीनेट के द्वारा की जाती है। न्यायाधीशों की कितनी संख्या होनी चाहिए और उनका वेतन कितना होना चाहिए, इसका निर्धारण कांग्रेस के द्वारा किया जाता है। कांग्रेस संघीय न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार सीमित कर सकती है और कांग्रेस के द्वारा महाभियोग के आधार पर न्यायाधीशों को पदच्युत भी किया जा सकता है। यदि सर्वोच्च न्यायालय कोई ऐसा निर्णय दे जो कांग्रेस की दृष्टि से उचित नहीं है, तो कांग्रेस संविधान में संशोधन कर उसे उचित घोषित कर सकती है और लागू कर सकती है। राष्ट्रपति के पास भी यह अधिकार है कि वह न्यायपालिका द्वारा दंडित किसी भी व्यक्ति को क्षमा प्रदान कर सके, उसके दंड को स्थगित कर सके अथवा कम कर सके। इस प्रकार हमने ये देखा कि कांग्रेस, राष्ट्रपति और न्यायपालिका ये एक दूसरे को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं और इस प्रकार सरकार के ये तीनों अंग एक दूसरे को नियंत्रित करते हुए शक्ति संतुलन स्थापित करते हैं, जिससे कि कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग ना कर सके। नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत की आलोचना। अमेरिका के शासन में व्यवस्था में शक्ति विभाजन के साथ साथ नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांत को भी अपनाया गया है, लेकिन नियंत्रण और संतुलन के इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। शक्ति विभाजन और नियंत्रण और संतुलन के इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है और वो आलोचना इन दो आधारों पर की जाती है। पहला है शासन में एकता का अभाव, क्योंकि अमेरिका के संविधान में शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया है और इसलिए शासन के तीनों अंगों में अलग अलग शक्तियां निहित की गई हैं, लेकिन शासन में एक प्रकार की एकता होती है। लेकिन अमेरिका के संविधान में क्योंकि तीनों शक्तियों को अलग अलग अंगों में विभाजित किया गया है, इसलिए किसी भी एक अंग को पूरे शासन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। और कभी कभी ऐसी स्थिति अमेरिका के संविधान में देखने को मिलती है कि किसी भी इस खराब स्थिति के लिए राष्ट्रपति और कांग्रेस एक दूसरे को उत्तरदायी ठहराने का कार्य करते हैं। दूसरी आलोचना इस आधार पर की जाती है कि राष्ट्रपति और कांग्रेस के मध्य कभी कभी शक्ति विभाजन के सिद्धांत और नियंत्रण संतुलन सिद्धांत के कारण विरोध की स्थिति आई है। यह स्थिति उस समय ज़्यादा आती है जब राष्ट्रपति एक राजनीतिक दल का सदस्य होता है और कांग्रेस में दूसरे राजनीतिक दल को बहुमत प्राप्त होता है। ऐसी स्थितियां अनेकों बार आई हैं, लेकिन 1995 का इस रूप में विशेष उल्लेख इसलिए है क्योंकि इस दलीय स्थिति के कारण जब बजट प्रस्तुत किया गया तब उसमें गतिरोध खड़ा हो गया और एक तरीक़ा से सरकार के समक्ष आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया। जब राष्ट्रपति और कांग्रेस दोनों एक ही दल के होते हैं तब सामान्य ऐसे विरोध की स्थिति नहीं आती है। शक्ति विभाजन और नियंत्रण तथा संतुलन सिद्धांत का प्रभाव कम होना। अमेरिकी संविधान निर्माताओं के द्वारा वहाँ पर शक्ति विभाजन तथा नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत को अपनाया गया था और इसके पीछे मुख्य कारण ये था कि नागरिकों की स्वतंत्रता बनी रहे और कोई भी अंग अपनी शक्तियों का दुरुपयोग नहीं करे। इसलिए वहाँ एक दूसरे अंगों को एक दूसरे पर नियंत्रण करने के सिद्धांत को अपनाया गया। लेकिन वर्तमान में जो ये सिद्धांत है इसका प्रभाव कुछ कम हो गया है और उसके पीछे कुछ कारण मुख्य हैं। नंबर 1 है परंपराएं या प्रथा। अमेरिका में कुछ ऐसी प्रथा या परंपराएं उत्पन्न हो गई है जिसने नियंत्रण तथा संतुलन के सिद्धांत को प्रभावित करा है। उदाहरण के तौर पर सीनेटीय शिष्टता या अवकाश नियुक्तियों की प्रथा और कार्यपालिका समझौतों की प्रथा को हम ले सकते हैं। नियुक्तियों के संबंध में हम देखें तो मूल तौर पर संविधान में व्यवस्था थी कि राष्ट्रपति के द्वारा जो नियुक्ति की जाएंगी उनका समर्थन सीनेट के द्वारा किया जाना चाहिए। लेकिन सीनेटीय शिष्टता के सिद्धांत की परंपरा के कारण अब स्थिति ये है कि यदि राष्ट्रपति संबंधित
राज्य में नियुक्ति कर रहा है और उस राज्य के सीनेट से वो वार्तालाप कर कर उस नियुक्ति को कर लेता है और वो सीनेटर उसको स्वीकार कर लेता है, तो सीनेट उस पर अपनी सहमति दे देती है और इस तरह से राष्ट्रपति तथा सीनेट के बीच सद्भाव और सौदेबाजी की मिलीजुली स्थिति उत्पन्न हो गई है। दूसरा है, जब सीनेट अपने सत्र में नहीं होती उस समय सीनेट के अनुसमर्थन के बिना राष्ट्रपति को नियुक्ति करने का अधिकार है और इस तरह की नियुक्तियां की जाती हैं। अमेरिका के संविधान में यह स्थिति थी कि अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जो संधियां की जाएंगी उनकी सीनेट के द्वारा पुष्टि होनी चाहिए, लेकिन अब अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा संधियों के स्थान पर कार्यपालिका संबंधी समझौते किए जाते हैं दूसरे देशों के साथ, जिन पर सीनेट के समर्थन की या पुष्टि की आवश्यकता नहीं होती और इस तरह से संधियों की जगह उसको समझौते के नाम देकर राष्ट्रपति सीनेट से मुक्त हो गया है। प्रभाव कम होने का दूसरा कारण है राजनीतिक दल। राजनीतिक दलों के विकास के कारण भी राष्ट्रपति और कांग्रेस के संबंध प्रभावित हुए हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की स्थिति अपने दल में बहुत महत्वपूर्ण होती है और यदि राष्ट्रपति भी उसी दल का है और कांग्रेस के दोनों सदनों में भी उसी दल का प्रतिनिधित्व है, तो सामान्यतः कांग्रेस के दोनों सदन राष्ट्रपति का अनुसरण करते हैं, लेकिन यदि दोनों में विरोधी दल की स्थिति है तब संघर्ष की स्थिति हो जाती है। तीसरा, राष्ट्रपति का नेतृत्व। मीडिया के कारण अब राष्ट्रपति का जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित हो गया है और अब राष्ट्रपति पूरे देश का नेतृत्व करने लग गया है। जब कभी भी कोई संकट की स्थिति उत्पन्न होती है तब सभी व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ देखते हैं। यदि राष्ट्रपति का प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है तो वह अमेरिकी जनता से सीधे अपील कर सकता है और कुछ हद तक वो इसके द्वारा कांग्रेस तथा सर्वोच्च न्यायालय को प्रभावित करने का कार्य करता है। तो ये जो स्थितियां आई हैं वर्तमान में 20वीं सदी में, राजनीतिक दल, प्रथा और राष्ट्रपति के चमत्कारिक व्यक्तित्व या नेतृत्व के कारण, उसके कारण कुछ हद तक शक्ति संतुलन का सिद्धांत प्रभावी हुआ है। फिर भी अभी भी अमेरिका में शक्ति संतुलन का नियंत्रण और शक्ति संतुलन विभाजन का सिद्धांत बना हुआ है और कुछ हद तक वो प्रभावी रूप से कार्य कर रहा है।